Today's topic of discussion is third part of this chapter या फिर हम कह सकते हैं third regulatory mechanism of homeostasis, that is thermoregulation. Thermoregulation क्या है? It is a maintenance of internal temperature और environment के जितने भी fluctuations हैं temperature के, उससे अपनी body के internal temperature को बचाना और उसके अगेंस्ट जो है अपनी बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर के सेट पॉइंट को मेंटेन रखना. तो होम्योस्टैटिक फंक्शंस जो है हमारी बॉडी के, जैसे कि थर्मो रेगुलेशन, वो किस तरह से फंक्शन करता है? इट फंक्शंस ड्यू टू कंट्रोल सिस्टम. तो हमारी बॉडी के बहुत सारे कंट्रोल सिस्टम्स हैं. थर्मो रेगुलेशन के लिए भी एक कंट्रोल सिस्टम है जो कि क्या कर रहा है, हमारे बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट को, इंटरनल टेम्परेचर को कांस्टेंट मेंटेन रखता है. तो कंट्रोल सिस्टम जो है वो ऑर्गेनिजम्स में इस तरह से काम करता है कि वो एनवायरमेंटल स्ट्रेस जैसे कि हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर, उसके इफेक्ट को मिनिमाइज कर सके. तो प्लांट्स में आपको पता है, एज देयर सेसाइल दे कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. सो उनको बहुत से हार्श जो है एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस का सामना करना पड़ता है, जैसे कि हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर और फ्लडिंग, इवन के बायोटिक स्ट्रेसेस भी. तो प्लांट्स के अंदर जो है थर्मो रेगुलेशन के कौन से मैकेनिज्म हैं, वो किस तरह से अपने आप को इस हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर एक्सटर्नल फ्लक्चुएशन से प्रोटेक्ट करते हैं. तो प्लांट्स के अंदर जो है कुछ एडाप्टेशंस उन्होंने अपने अंदर जो हैं इख्तियार की हैं, अपने आप को हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर स्ट्रेसेस से महफूज रखने के लिए, प्रोटेक्टेड रखने के लिए. एडाप्टेशंस होती क्या हैं बेसिकली? ये होती हैं अपने स्ट्रक्चर, बॉडी के स्ट्रक्चर या फिर फंक्शन या किसी भी पार्ट के अंदर ऑल्ट्रेशन लाना, चेंज लाना. तो जैसे जैसे एनवायरनमेंट जो है तब्दील होती है, तो ऑर्गेनिजम्स भी हैं अपने बॉडी के स्ट्रक्चरल फंक्शंस को उसके मुताबिक चेंज करते हैं, ऑल्टरनेट करते हैं, ताकि वो क्या कर सकें, दे कैन बेटर फिट इन दी एनवायरनमेंट. उस एनवायरनमेंट में वो बेटर तरीके से फिट हो सकें, सरवाइव कर सकें, और ना सिर्फ सरवाइव कर सकें बल्कि रिप्रोड्यूस कर सकें, अपनी स्पीशीज को बचा सकें. तो इट ऑल हैपन्स बाय द प्रोसेस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन. तो जो ऑर्गेनिज्म जो हैं अपने आप को अडॉप्ट कर लेते हैं, ओनली दे कैन सरवाइव. तो प्लांट्स ने भी इसी तरह से हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर के अगेंस्ट अपने अंदर कुछ अडॉप्टेशंस की हैं, ताकि वो उन एक्सट्रीम स्ट्रेसेस से अपनी बॉडी को बचा सकें और सरवाइव कर सकें. तो सबसे पहले है जो स्ट्रेस है वो है हाई टेम्परेचर. तो हाई टेम्परेचर का आपको पता है क्या नुकसान है? प्लांट्स में बहुत सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे हैं, और मेटाबॉलिक रिएक्शंस के अंदर कुछ एंजाइम्स इन्वॉल्व हैं जिनके बगैर ये मेटाबॉलिक रिएक्शंस नहीं हो सकते. तो एंजाइम्स आपको पता है दे आर वेरी सेंसिटिव टू टेम्परेचर. इवन अ स्लाइट चेंज इन टेम्परेचर कैन डिस्टर्ब देयर स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर. तो जब उनका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर मॉडिफाई हो जाएगा तो क्या होगा, उनकी एक्टिविटी जो है लूज हो जाएगी और मेटाबॉलिज्म जो है वो डैमेज हो जाएगा. तो इसके नतीजे में क्या होगा, प्लांट्स जो हैं वो किल हो सकते हैं. तो प्लांट्स ने ऐसी कौन सी स्ट्रेटेजी अपने अंदर इंट्रोड्यूस की है इस हाई टेम्परेचर स्ट्रेस से खुद को बचाने के लिए? तो हॉट क्लाइमेट्स में जो प्लांट्स रहते हैं वो क्या करते हैं, अपनी बॉडी के टेम्परेचर को लोअर रखने के लिए क्या करते हैं, इवेपोरेटिव कूलिंग को यूज करते हैं, जिसमें ये अपनी रूट से पानी को एब्जॉर्ब करते हैं और लीव्स के स्टोमेटा के थ्रू इनको हवा में वेपर्स की फॉर्म में रिलीज कर देते हैं, जिसकी वजह से इवेपोरेटिव कूलिंग होती है और इनका बॉडी का टेम्परेचर लोअर होता है. लेकिन ड्राउट कंडीशंस, जबकि बहुत ज्यादा खुश्क साली हो, पानी की भी कमी हो, तो प्लांट्स जो हैं वो ये स्ट्रेटेजी यूज नहीं कर सकते. इसकी वजह से इनके अंदर पानी की कमी हो सकती है. तो ये अपने स्टोमेटा बंद कर लेते हैं और अपने आप को इवेपोरेटिव कूलिंग से स्टॉप कर देते हैं. तो यहाँ पे अब कौन सी स्ट्रेटेजी यूज होगी? यहाँ पे ये स्ट्रेटेजी तो फिलहाल नहीं यूज हो सकती. तो इसके नतीजे में प्लांट्स ने अपने अंदर कौन सी एडॉप्टेशंस की हैं? तो प्लांट्स ने अपने अंदर जो एडॉप्टेशन की है वो है हीट शॉक प्रोटीन्स. ये ऐसे प्रोटीन्स हैं जो प्लांट्स के अंदर के एंजाइम्स और प्रोटीन्स को प्रिवेंट करते हैं डीनेचरेशन से, यानी उनके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को मॉडिफाई होने से प्रोटेक्ट करते हैं. नेक्स्ट है लो टेम्परेचर स्ट्रेस.
लो टेम्परेचर स्ट्रेस जो है वो भी उतना ही डेंजरस है, हार्मफुल है प्लांट्स के लिए जिस तरह से हाई टेम्परेचर। अब लो टेम्परेचर जो है वो किस चीज को मुतासिर कर रहा है, किस चीज को इफेक्ट कर रहा है, वो इफेक्ट कर रहा है फ्लूइडिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन। अब जो प्लांट्स हैं वो आपको पता है बहुत सारे सेल से मिलके बने हैं, और सेल्स की जो है वो सेल मेम्ब्रेन्स होती हैं जो उनके ना सिर्फ एक तरह से बैरियर के तौर पे काम कर रही हैं बिटवीन सेल एंड इट्स सराउंडिंग्स, बल्कि उसके थ्रू जो है बहुत सारे जो हैं आयंस हो गए, न्यूट्रिएंट्स हो गए, वो फ्लो कर रहे हैं सेल और एनवायरनमेंट के बीच में। तो एक तरह से वहां पे ट्रैफिकिंग भी हो रही है। तो जब फ्लूइडिटी जो है वो मुतासिर होगी तो सॉल्यूट्स की ट्रांसपोर्ट भी जो है मुतासिर होगी। अगर तो फ्लूइडिटी जो है सेल मेम्ब्रेन की वो कम हो जाए तो क्या होगा, सॉल्यूट्स जो है वहां से ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकेंगे। तो फ्लूइडिटी को समझने के लिए आपको सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को समझने की जरूरत है कि सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर, उसकी कंपोजिशन क्या है। इट इज मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। फॉस्फोलिपिड बाइलेयर के अंदर क्या होता है, 2 लेयर्स ऑफ लिपिड्स होती हैं। अब ये जो लिपिड्स होते हैं ये दो तरह के होते हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स भी हो सकते हैं एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स भी हो सकते हैं। तो इन दोनों की इंटरेक्शन जो है उससे जो है बाइलेयर की फ्लूइडिटी जो है वो मेंटेन होती है। अगर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ज्यादा होंगे तो क्या होगा, मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी ज्यादा होगी, और अगर सैचुरेटेड फैटी एसिड ज्यादा होंगे तो मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी कम होगी। तो इन दोनों की एक बैलेंस्ड रेशो की मदद से एक परफेक्ट फ्लूइडिटी जो है वो मेंटेन की होती है प्लांट्स में। अब ये जो है बैलेंस किस तरह से जो है इफेक्ट होता है, ड्यू टू लो टेम्परेचर। जब लो टेम्परेचर होता है तो फ्लूइडिटी जो है वो कम होना शुरू हो जाती है। तो फिर यहाँ पे क्या करते हैं, प्लांट्स को अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की रेशियो बढ़ा लेते हैं, क्योंकि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जब होंगे तो इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस जो होंगी वो क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी, और मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी ज्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको क्या समझ आई है कि लोअर टेम्परेचर जो है उस पे फॉस्फोलिपिड्स जो हैं बाइलेयर के अंदर, उनकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, और वो क्लस्टर टुगेदर जो हैं वो क्लोजली नहीं होंगे, और उनकी इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस कम हो जाएंगी, और मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी भी बढ़ जाएगी। दूसरा यहाँ मैकेनिज्म है सुपर कूल साइटोसोल का। अब जो दूसरी किस्म की प्रॉब्लम जो प्लांट्स को फेस करनी पड़ती है वो है फ्रीजिंग टेम्परेचर से आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन की। अब प्लांट्स जो हैं उसके अंदर क्या होता है, वाटर भी मौजूद होता है। तो वाटर आपको पता है कि 0 डिग्री पे जाते ही क्या हो जाता है, फ्रीज हो जाता है, उसके क्रिस्टल्स बन जाते हैं। तो प्लांट सेल्स के अंदर जो वाटर होता है जब वो फ्रीज हो जाता है तो उससे आइस क्रिस्टल जब बनेंगे तो सेल्स जो हैं वो किल हो जाएंगे। ये क्रिस्टल्स जो हैं डिसरप्ट कर देंगे, डैमेज कर देंगे सेल मेम्ब्रेन्स को, ऑर्गेनेल्स को। तो जब सेल्स डाई हो जाएंगे तो प्लांट्स भी डाई हो जाएगा। तो इसके अगेंस्ट जो प्लांट्स ने एक स्ट्रेटेजी अपनाई है वो है सुपर कूलिंग की। तो यहाँ पे जो साइटोसोल है सेल्स का वो हो जाएगा सुपर कूल। सुपर कूल में क्या होता है कि टेम्पररी इतना कूल हो जाता है और फ्रीजिंग पॉइंट से भी बिलो टेम्परेचर चला जाता है, लेकिन विदाउट बिकमिंग सॉलिड, यानी आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन के बगैर जो है ये फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे चला जाता है। इसमें क्या होता है, इट इनहिबिट्स फॉर्मेशन ऑफ आइस, अलाउइंग सेल टू मेंटेन वाटर इन लिक्विड स्टेट। वाटर जो है सेल्स का वो लिक्विड स्टेट में ही रहता है विदाउट बिकमिंग क्रिस्टल्स। और इसके अलावा सेल वॉल्स के अंदर भी क्रिस्टल्स होते हैं बट इतना हार्मफुल नहीं है, इसीलिए जो प्रोटोप्लाज्म जो है उसके आइस क्रिस्टल जो हैं वो जो है सेल्स को क्या कर सकते हैं, डिसरप्ट कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, डैमेज कर सकते हैं, और प्लांट्स को जो है किल कर सकते हैं। तो साइटोसोल जब सुपर कूल हो जाता है तो आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन जब नहीं होती तो सेल जो हैं वो किल होने से बच जाते हैं, और एज अ रिजल्ट प्लांट जो है वो भी बच जाता है। तो आज का हमारा टॉपिक यही एंड होता है। थैंक यू।